हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एंड एट साइकोलॉजी की। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस पेपर जो हो चुका है सितंबर 2020 में, जो नेट का पेपर हुआ है साइकोलॉजी का, उसके क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे आंसर के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चंस को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है और एनटीए के द्वारा जो आंसर दिया गया है उसको ही प्रॉपर आंसर के साथ मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। काफ़ी टाइम से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे प्रीवियस पेपर्स को इंक्लूड करने के लिए, इस पर वीडियो बनाने के लिए बच्चों ने कहा हुआ था। थोड़ा सा टाइम, इतने टाइम बाद जबकि क्वेश्चंस आउट हो चुके हैं, तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। ये एक्चुअली मुझे हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल हो पाया है, इसलिए मैं आपके सामने इसको इसी तरह से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर मे बी अगर आगे मुझे इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हो पाएगा तो मैं आपके लिए भी इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चंस को ज़रूर ही मैं आप सबके लिए अवेलेबल कराऊँगी। अभी जो है हम इसे ही देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब लोगों को लगता है कि उनके व्यवहार का मूल्यांकन किया जा रहा है तो प्रधान अनुक्रिया में वृद्धि प्रबलतल होती है। इस सिद्धांत के घटकों का सही अनुक्रम क्या है? मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, कोई उसको देख रहा है, कोई उसको इवेल्युएट कर रहा है, तो फिर जो व्यक्ति होता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पे ये ABCDE ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको सही से अरेंज करना है, इसको अरेंज में रखना है। मीन्स ये कोडिंग वाले क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था कि साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन दिया हुआ है, मूल्यांकन भय, सुज्ञानार्जित, दूसरों की उपस्थिति, वर्धित उत्तेजन, सामाजिक सुकृीकरण। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस को, ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसको हमें अरेंज करना है। तो नीचे यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शंस दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, BACDE, CDABE, ABCDE या फिर ACDBE। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मीन्स ये वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले ये जो क्रम होता है ये क्या होता है, सबसे पहले तो दूसरों की उपस्थिति होती है, इसके बाद में वर्धित उत्तेजन होता है, उसके बाद में मूल्यांकन का भय होता है, फिर व्यक्ति सुज्ञानार्जित का बिहेवियर दिखाता है, उसके बाद में सामाजिक सुकृीकरण होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ वो एनटीए द्वारा जो आंसर सीट को अपलोड करी गई है, जो आंसर की दी गई है, उसी पर ये सारे आंसर्स बेस्ड हैं। हो सकता है कि एक दो आंसर्स आपकी पढ़ाई से या फिर मेरे वीडियो से मैच ना भी करें, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि एनटीए के थ्रू, एनटीए के लिए जो आंसर सही है हमें भी उसे ही सही मानना है, क्योंकि हमें मार्क्स हमें वहीं से मिलने हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सक्रिय संभाव्यता के शीघ्र बाद कोशिका डैश के कारण दूसरी सक्रिय संभाव्यता उत्पन्न नहीं करती। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में जो 4th यूनिट दी गई है बायोलॉजिकल बिहेवियर, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, और जो कि अभी मैंने अपनी वीडियोस में अभी उसको स्टार्ट नहीं कराया हुआ है, अभी हम सेकेंड यूनिट में ही चल रहे हैं, आगे हम इसको भी देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, निरपेक्ष अपवर्तक अवधि। मीन्स यहाँ पे सक्रिय संभाव्यता के बाद जो कोशिका होती है, जो सेल होता है, वो तुरंत से दूसरा रिस्पॉन्स वो नहीं उत्पन्न करती। क्यों नहीं उत्पन्न करती, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो इसको निरपेक्ष अपवर्तक अवधि कहा जाता है। जब हम आगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, आगे जब हम सिलेबस में हम पढ़ेंगे, आगे जब हम 4th यूनिट की बात करेंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में ऐसे और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which approach focused on the nature of a task and its influence on a person's ability in solving problem? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे थ्योरी के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस थ्योरी में ये बात कही गई है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एसोसिएनिस्ट अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, गेस्टाल्ट अप्रोच एंड बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो गेस्टाल्ट थ्योरी होगी, गेस्टाल्ट अप्रोच होगा कि यहाँ पे ये गेस्टाल्ट अप्रोच यहाँ पे इसका ये राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज की इस वीडियो में मैं 100 क्वेश्चंस को मैं कवर कर लूँ। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो लाऊंगी। इसलिए मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको आंसर्स को डिफ़ाइन कर रही हूँ। यहाँ आंसर्स को मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिफ़ाइन करूँगी तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चंस और राइट आंसर्स की चर्चा करेंगे। बाकी जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि 60 मधुमेह के मरीजों को मनश्चिंता परीक्षण की सहायता से मापन किया गया। 1 महीने बाद उन्हीं मरीजों का उसी परीक्षण की सहायता से पुनः परीक्षण किया गया। दोनों परीक्षणों के मध्यमान अंतर को टी टेस्ट परीक्षण की सहायता से निर्धारण किया गया। इस टी टेस्ट परीक्षण से संबंधित मुक्ति प्रमाण संख्या क्या होगी? सो यहाँ पे थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। आगे जब हम 3rd यूनिट की चर्चा करेंगे और 2nd यूनिट में भी अब मैं कुछ क्लासेस के बाद स्टैट्स को स्टार्ट कराऊंगी। इसके बाद में 3rd यूनिट में हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। और साथ ही 2nd यूनिट में भी हम टी टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी। ये यहाँ पे 59, ये ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो आप में से जिन लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा वो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कितना हाई होता है। उसको बस हम रिवीजन करके, पढ़ करके, स्टडीज़ से हम नहीं कर सकते, उसको कवर नहीं कर सकते। हमें प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रीवियस पेपर को आप बार बार सॉल्व करते रहें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये मिलाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि यहाँ पे एक तरफ लिस्ट 1 है, उसको लिस्ट 2 से या लिस्ट बी से इसको मैच कराना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर 4। ए का हो जाएगा 4, मीन्स नवजात शिशुओं तथा अल्पवयस्क जानवरों में गहनता का परीक्षण हेतु प्रयोगशाला युक्ति, इसको क्या कहेंगे? चाचुस भृगु का नाम दिया जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन जब मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपके पास भी मैं उस पर भी इंग्लिश में भी ये वीडियो मैं ज़रूर ही बनाऊंगी, क्योंकि हिंदी वाला वाकई कुछ ज़्यादा ही टफ यहाँ पे हो जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा बी है वो है इसका संदर्भ वस्तु के कोनों से 2 आँखों की अवस्थिति में अंतर से है। इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 3, विषम स्तरीय असमानता, मीन्स दोनों आँखों से कोई भी वस्तु अलग अलग डायरेक्शन में दिखती है, लेकिन उसको हम समझेंगे, उसको हम आगे परसेप्शन में हम समझेंगे, सेंसेशन और परसेप्शन में इसको हम डिटेल में इसकी चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका संदर्भ उन बिंदुओं से है जो असंवादी दृष्टिपटल स्थितियों पर पड़ती हैं, जिनमें एक निकटवर्ती तथा दूसरी दूरवर्ती हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा समस्तरीय असमानता और कृत्रिम रूप से विस्थापित चाक्षुष क्षेत्र में समायोजित करने का प्रत्यक्षात अनुकूलना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षीय अनुकूलन। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो डी है 4th है वो यहाँ पे राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन से सूफीवाद के पंथ से संबंधित है? ये सूफीवाद, सूफीज़म को मैंने कवर करवाया हुआ है अपनी वीडियो में। फिर भी आपको प्रीवियस वीडियोस को देखना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ में गूगल सर्च भी आप किया करें और साथ ही साथ में आप प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व किया करें। तो यहाँ पे ये कोडिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि निम्न में से कौन से सूफीवाद के पंथ से संबंधित हैं? आत्म एवं दृढ़ कथन को स्थापित करना, पश्चाताप, त्याग, निर्धनता और विनाश। इसमें से हमें चूज़ करना है इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी, डी और ई, मीन्स पश्चाताप, त्याग, निर्धनता और विनाश, ये सूफीवाद से रिलेटेड हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
कमजोरी के लिए असहिष्णुता, दंडात्मक अभिवृत्ति और सहमति में यथा प्रतिबिंबित समूह के अधिकारियों के लिए नम्र आज्ञाकारी सम्मान। निम्नलिखित में से किसकी सही व्याख्या है? ये सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सोशल साइकोलॉजी आई थिंक यूनिट 8 है। वहाँ पे जब हम जाएंगे तो इसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ भी प्रॉपर एक एक टॉपिक पर वीडियो आपको दी जाएगी। और यहाँ पे ये जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जातिवाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संज्ञानात्मक मनोचिकित्सा में सक्रिय घटना की पहचान कर निम्नलिखित को क्रमबद्ध करिए। मीन्स यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पे अरेंज करना है प्रॉपर स्टेप में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहले आएगा अनुरूप विश्वासों को समझना। इसके बाद आ जाएगा विश्वास के भावात्मक या व्यवहारात्मक परिणामों की पहचान करना। इसके बाद आ जाएगा इन विश्वासों को चुनौती देना तथा प्रभावहीन कर देना। इसके बाद आएगा नए भावात्मक व्यवहारात्मक परिणामों में विभेद करना। और इसके बाद में आ जाएगा नए भावों की पहचान करना। मीन्स यहाँ पे इस तरह से ये अरेंज होगा। ये ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो राइट है। इस तरह से ये अरेंज होगा। इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि पहले कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। तो थोड़ा ये प्रैक्टिकल है, सो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैकफेडन ने परासांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार परामर्शदाता को बहुसांस्कृतिक परामर्श के कुछ आयामों पर पकड़ रखना जरूरी है। ये आपका यूनिट 9 का क्वेश्चन है, काउंसलिंग का क्वेश्चन हो जाता है ये। और यहाँ पे ये निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे ये जो राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ऑप्शन से चूज़ करना है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बैर प्रबंधन, वैज्ञानिक विचारधारीय, अल्पसंख्यक पहचान प्रबंधन और सामाजिक। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, C एंड E। सांस्कृतिक ऐतिहासिक, वैज्ञानिक विचारधारीय एंड सामाजिक। ये यहाँ पे ये नया वर्ड आया है मैकफेडन। आपको क्या करना है कि अब ये जो नेम आया है इसको आपको गूगल सर्च करना है और इनके बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलते हैं उसको आपको अलग से डायरी को मेंटेन कर लेना है। इसी तरह से आपके नोट्स बनेंगे, क्योंकि मैकफेडन आई थिंक ये इसी एग्ज़ाम में ये मुझे दिख रहा है। प्रीवियस पेपर में शायद ये नाम नहीं था, लेकिन इस बार इनकी थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इनको गूगल सर्च करना है और अलग से इनकी एक डायरी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दृढ़ ऑब्लिक कमजोर तंत्रिका तंत्र की चर्चा करते हुए टेम्प्लव ने माना कि ट्रांसमार्जिनल अंतःक्रोध बिंदु वह बिंदु है जिससे परे, ये भी आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का ये क्वेश्चन आ जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुक्रिया की मात्रा घटती है, न उद्दीपक की तीव्रता घटती है। ये इनकी थ्योरी है। टेम्प्लव ने अपनी एक थ्योरी दी है। इनके बारे में भी आपको सर्च करना है, गूगल सर्च करना है। और टेम्प्लव की थ्योरी के बारे में भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं गूगल पे उसको आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क यानी लॉजिक कहा गया है। सो हमें इसमें से देखना है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन किसको प्रॉपर डिफाइन करता है या नहीं करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो कथन है, पहला जो स्टेटमेंट है वो है सैडजर और स्टोन ने यह विनिर्दिष्ट किया ताकि स्वीकरण के लिए व्यक्ति का सम्मान जीवंत व्यक्ति के रूप में होना चाहिए। ये भी सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। और आगे हम देखते हैं कि इसका लॉजिक दिया हुआ है कि मनोचिकित्सक अपने रोगियों सेवार्थियों के साथ गैर निर्णायक, गैर आलोचनात्मक और गैर दंडात्मक तरीके से बिहेव करते हैं। सो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन ये दोनों सही है या सही नहीं है और कौन किसको प्रॉपर डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ए होगा वो सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, मीन्स लॉजिक और स्टेटमेंट दोनों सही है। स्टेटमेंट के लिए जो लॉजिक दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मीन्स इन्होंने बतलाया हुआ है कि स्वीकरण के लिए व्यक्ति का सम्मान जीवंत व्यक्ति के रूप में होना चाहिए, और साथ ही यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मनोचिकित्सक, कई बार मनोचिकित्सक जो होते हैं, कई बार जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो अपने रोगियों के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ में वो आलोचनात्मक गैर आलोचनात्मक बिहेव करते हैं, गैर दंडात्मक बिहेव करते हैं। मीन्स पेशेंट्स के साथ उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं, पेशेंट्स के साथ उनकी चीज़ों को सुनते हैं, ध्यान रखते हैं और उनके साथ में प्रॉपर बिहेव करते हैं। सो यही चीज़ यहाँ पर सैडजर और स्टोन ने भी कहा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, यर्कस के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम में सामान्यतः क्या होता है, उसे सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। यर्कस डॉटसन लॉ भी दिया हुआ है, उसको भी आप ध्यान में रखें। सिलेबस में जब हम वहाँ पर आएंगे तो हम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे उस टॉपिक के बारे में, बट आप भी अपने साइड से पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहें नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ भी प्रॉपर एक अरेंज करने को दिया हुआ है, ये चारों 5 ऑप्शंस को आपको प्रॉपर अरेंज करना है। सो यहाँ हम देख लेते हैं कि लक्ष्य के प्रति अवधान को कुशाग्र करना तथा बार बार अवधान करना, अवधान का मतलब है अटेंशन, विचारण थिंकिंग, सर्वेक्षण और निरीक्षण, एकाग्रचित होकर अवधान की प्रवृत्ति, और लास्ट है महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसके बाद में एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया जाता है, प्रॉपर कंसंट्रेट किया जाता है, इसके बाद में थिंकिंग की जाती है, विचार किया जाता है, इसके बाद लक्ष्य के प्रति अवधान को कुशाग्र करना तथा बार बार अवधान करना, जो हमारा गोल है, जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर थिंकिंग करना, उस पर ही पूरा कंसंट्रेशन देना, और उसके बाद लास्ट में आता है महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये हमें पढ़ने से भी, ये ऑप्शंस पढ़ने से भी क्लियरली हमें क्लियर हो रहा है कि ये इस तरह से ही ये सही होगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आगे ये मैच करने का क्वेश्चन आया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, और ये जो है ये लर्निंग का क्वेश्चन है, रेनफोर्समेंट का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिस्ट ए में ये 4 बातें कही गई हैं और उसको हमें लिस्ट बी से उसको हमें मैच कराना है। डिस्क्रिप्शन है और टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट है। आगे जब हम लर्निंग को पढ़ेंगे तो रेनफोर्समेंट के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स ए का हो जाएगा 4th, ए का जो 4th होगा वो सही होगा। मीन्स अ रेनफोर्समेंट दैट रेनफोर्सेस अ रिस्पॉन्स एट अनप्रिडिक्टेबल टाइम इंटरवल्स, इसका जो राइट आंसर होगा इसको कहा जाएगा वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। सेकंड है अ रेनफोर्समेंट दैट रेनफोर्सेस अ रिस्पॉन्स ओनली आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम हैज़ लैप्स्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं अ रेनफोर्समेंट दैट रेनफोर्सेस अ रिस्पॉन्स आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेरिएबल रेशियो शेड्यूल इसको कहा जाएगा। और लास्ट है अ रेनफोर्समेंट दैट रेनफोर्सेज और रिस्पॉन्स ओनली आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, इसको कहा जाएगा फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। इसको हम प्रॉपर आगे हम पढ़ेंगे, इसकी पूरी स्टोरी है, इस पर प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो इसको हम लर्निंग के दौरान हम उसको कवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आक्रामकता के विलोपन अंतरण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे इसको भी अरेंज करने को दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन में जो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं 4 ऑप्शन वाले, वो बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर आपको या तो अरेंज करने का होता है या कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से चूज़ करना होता है, या फिर मैच करने का क्वेश्चन आता है, या फिर स्टेटमेंट और लॉजिक दे करके क्वेश्चंस भी होते हैं। सो आपको इस पर भी फोकस करना है कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं और आप उस पर भी प्रॉपर अपनी पकड़ को बनाए रखें।
यहाँ हम देखते हैं कि आक्रामकता के विलोपन अंतरण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सोशल साइकोलॉजी से भी इस बार काफ़ी क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ऑप्शन ए है कुंठा, अवशिष्ट उद्दोलन, उद्दोलन परक घटनाएं, बढ़ा हुआ उद्दोलन और कुंठा के कारण उत्पन्न उद्दोलन। इसको हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे ये जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आएगा सी, मीन्स उद्दोलन परक घटनाएं होंगी सबसे पहले, इसके बाद उद्दोलन बढ़ेगा, अराउजल बढ़ेगा, इसके बाद में अवशिष्ट उद्दोलन की घटना होगी, इसके बाद में फ्रस्ट्रेशन होगा, कुंठा होगा, उसके बाद में कुंठा के कारण उत्पन्न उद्दोलन होगा, उसके बाद अराउजल होगा। इसको हम जब मोटिवेशन चैप्टर को हम पढ़ेंगे, मोटिवेशन के अंतर्गत इसको हम कवर करेंगे। ये मोटिवेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन और हम कह सकते हैं मोटिवेशन का ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय रिसर्चर्स, विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन इट। यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी एंड डी ओनली। लेक्सिकोग्राफिक स्ट्रैटेजी एंड सेटिस्फाइसिंग स्ट्रैटेजी एंड इलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट्स, ये 3 ऑप्शन इसके सही होंगे। मेंटल सेट इसका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान हम किन किन चीज़ों, किन किन ह्यूरिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी एंड डी यहाँ पे राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जॉनसन लायर्ड 1995 हैज सम contigenous in the scientific study of logic which comprise, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ भी हमें इसमें से चूज़ करना है। ये भी क्रिएटिविटी का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ये क्रिएटिविटी का क्वेश्चन हो सकता है, क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग का। यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी एंड डी यहाँ पे भी राइट होगा। रिलेशनल इंटरफेरेंस, प्रोपोजिशनल इंटरफेरेंस एंड सेलोनिगम्स, ये यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वितरण की एकचर्या सामान्यता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयोगी हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से भी ये भी कोडिंग क्वेश्चन हो गया, आपको चूज़ करना है कौन सा राइट है। तो यहाँ पे दिया गया है क्यू चित्रण, शैपिरो-विल्क परीक्षण, जार्क-पेरा परीक्षण एंड प्रसरण चित्रण। तो यहाँ पे ये जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड सी। मीन्स क्यू चित्रण, शैपिरो-विल्क परीक्षण एंड जार्क-बेरा परीक्षण यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय सीलगुण के मापन के लिए शब्दार्थ विषयक विभेदीय परीक्षण का सही अनुक्रिया प्रारूप है। ये आपके यूनिट थर्ड यूनिट का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे डिफरेंशियल मेथड से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, जिसको कि हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पे चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है, इसके अकॉर्डिंग सेमेंटियल डिफरेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि जो डिफरेंशियल स्केल होता है उसमें 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, 3 ही ऑप्शन दिया जाता है, या तो एक्टिव होता है, या तो न्यूट्रल होता है, या तो डीएक्टिव होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे भी ये मैच कराने का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए का हो जाएगा पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का 4th यहाँ पे राइट हो जाएगा। मीन्स ये प्रॉपर, ये इसमें जो मिलाना है बिल्कुल प्रॉपर लिखी हुई है। जैसे हम पढ़ते हैं कि कार्य क्षमता, देखते हैं लिस्ट 2, इसका जो राइट आंसर है वो यही है। अनुक्रिया तब सक्रिय होती है जब औषधियाँ ग्राहक को बांधती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सहिष्णुता, ग्राहकों को कम सक्रियता के साथ बारंबार विकासन। नेक्स्ट हम देखते हैं अपविनियमन,
ग्राहक की उपलब्धता में अनुपूरक कमी, और लास्ट है निवर्तन अप्रिय शारीरिक अनुक्रियाएं। तो यहाँ पे ये ABCD ये प्रॉपर मिलान करके ही मैच करा कर ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जो पेशेंट है वो कहता है, वो उसका जो बिहेवियर है वो क्या करता है कि चुपचाप और अपनी कुर्सी पर असहज होकर इधर उधर करती हुई वह परामर्शदाता के सामने है, परंतु उसकी आंखें चिंतित होकर यहाँ वहाँ देखती हैं। मीन्स जो यहाँ पे क्लाइंट है वो क्या कर रहा है कि चुपचाप बैठा हुआ है, इधर उधर देख रहा है और काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलर है वो क्या कहता है कि तुम यहाँ मेरे साथ जो करने जा रही हो इस संबंध में निर्णय लेना तुम्हारे लिए कठिन होगा। मीन्स यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सिचुएशन ये दी हुई है कि एक क्लाइंट है और एक काउंसलर है। क्लाइंट के पास कुछ क्वेश्चन है, वो काउंसलिंग के लिए आया हुआ है। आमने सामने दोनों बैठे हुए हैं, क्लाइंट और काउंसलर दोनों आमने सामने बैठे हैं, लेकिन जो क्लाइंट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वो इधर उधर, उसके बिहेवियर से पता लग रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो काउंसलर है वो उसको समझाता है कि हम अभी जो साथ में कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ें हम बात करेंगे, उस संबंध में निर्णय लेना तुम्हारे लिए कठिन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यह जो प्रतिक्रिया है, ये जो काउंसलर के द्वारा जो कहा जा रहा है क्लाइंट से, वो किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही यहाँ पर हमें लगता है। परामर्शदाता द्वारा अशाब्दिक व्यवहार के लिए अभिप्रेरित करने वाले अनुमानित विषणवाहु के साथ कार्य करना। नेक्स्ट हम देखते हैं अशाब्दिक व्यवहार से निपटने के लिए उत्साहवर्धक। उत्साह तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जो काउंसलर है वो क्लाइंट से बिल्कुल सही बात कह रहा है, सच्चाई की बात कह रहा है, ताकि उसको प्रॉपर वो कंफर्टेबल फील करे। उसके बाद क्लाइंट खुद ही डिसाइड करे कि काउंसलर से बात करना उसके लिए बेटर है या नहीं है। तो ये सेकंड तो हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आगे हम देखते हैं भावनाओं को समझने के लिए उत्साहवर्धक। बिल्कुल भी यहाँ पे उत्साह नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि प्रॉपर सिचुएशन से, रियल सिचुएशन से यहाँ पर क्लाइंट को अवगत कराया जा रहा है। भावनाओं को प्रतिबिंबित करना, यहाँ पे भावनाओं को भी प्रतिबिंबित नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पे राइट होगा NTA के अकॉर्डिंग। परामर्शदाता मीन्स काउंसलर द्वारा अशाब्दिक व्यवहार के लिए अभिप्रेरित करने वाले अनुमानित विषणवाहु के साथ कार्य करना। मीन्स आगे जो चीज़ें हो सकती हैं उसको रियलिस्टिक जो इन्वायरमेंट है उससे उसको परिचित करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाइपोवेल्मिया के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें चूज़ करना है कौन कौन सा राइट है। तो हाइपोवेल्मिया, इसको आप कॉपी में अलग से लिख लें, ये एक डिजीज़ है और ये DSM 5 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको आप अलग से इसको नोट करें। यहाँ पे भी जो जो ऑप्शन सही होंगे आप उसको नोट कर लें। साथ ही साथ आप हाइपोवेल्मिया पर आप गूगल सर्च भी करें और वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिखें। इसी तरह से होती है आपकी नेट की तैयारी। सिर्फ वीडियोस देख लेने से, बुक को रीड करने से या फिर प्रीवियस पेपर को बस सॉल्व कर लेने से भी कुछ नहीं होता, बल्कि आपको जहाँ भी नए वर्ड दिखते हैं तुरंत आपको उसको नोट करना है, उसको गूगल सर्च करना है, बुक में खोजना है, या फिर आप किसी से पूछ भी सकते हैं, अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं और उसके बारे में आपका जो नॉलेज है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 ऑप्शन जो दिया गया है हाइपोवेल्मिया के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है, इससे प्यास लगती है। सेकंड है, यह रक्तचाप को बढ़ाता है। थर्ड है, इस स्थिति में एंजियोटेंसिन स्रावित होता है। डी है, इसमें रक्त की मात्रा बढ़ती है। और लास्ट है, इसमें रक्तचाप घट जाता है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को चुनने का जो सबसे ईजी वे होता है वो सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पे आप देखिए कि यह रक्तचाप को बढ़ाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह रक्तचाप को घटाता है। मीन्स या तो बी सही राइट होगा या तो ई राइट होगा। दोनों एक साथ तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, या तो बी राइट होगा आपका या तो ई राइट होगा। तो यहाँ पे आपको चूज़ कैसे करना है, यहाँ पर आप देखिए
कि कौन कौन से ऑप्शन में बी दिया गया है, कौन कौन से ऑप्शन में ई दिया गया है, और जिस भी ऑप्शन में बी और ई दोनों दिया गया है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी। इससे प्यास लगती है, यह रक्तचाप को बढ़ाता है और इस स्थिति में एंजियोटेंसिन स्रावित होता है। सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं ए, सी और ई। इससे प्यास लगती है, सी हम देखते हैं इसमें इस स्थिति में एंजियोटेंसिन होता है और इसमें रक्तचाप घट जाता है। थर्ड हम देखते हैं कि ए, डी और ई के बारे में कहा गया है। इससे प्यास लगती है, रक्त की मात्रा बढ़ती है और रक्तचाप घट जाता है। और लास्ट हम देखते हैं बी, सी और डी। रक्तचाप को बढ़ाता है, एंजियोटेंसिन स्रावित होता है, रक्त की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं क्लियर हो रहे हैं तो उसको गेस करने का सबसे राइट वे ये है कि इससे प्यास लगती है, हाइपोवोलेमिया, क्योंकि प्यास लगने के बारे में हर जगह ही कहा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्यास तो लगती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी हमें प्यास लगेगी, कब प्यास लगेगी, जब हमारा बीपी लो हो जाता है तो हमें काफ़ी वीकनेस ही लगती है। तब पानी पिलाया जाता है और चीज़ें दी जाती हैं, कुछ मीठा दिया जाता है, नमक भी दिया जाता है, कुछ नमकीन चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि प्रॉपर बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्यास लगती है और रक्तचाप घट जाता है, ये दोनों तो हमें मैच कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि ए और ई, कौन कौन से ऑप्शन में ए और ई के बारे में कहा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए और ई के बारे में पहले ऑप्शन में भी नहीं कहा गया है, सेकंड में कहा गया है ए, सी और ई की चर्चा की गई है, थर्ड ऑप्शन में ए, डी और ई के बारे में कहा गया है, और फोर्थ में हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन भी हमारा कट जाता है, मीन्स ए और ई जिसमें होगा वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में हमें ए और ई दोनों मिल रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। अब हमें कंपेयर करना है कि सी और डी में से कौन सा राइट है। सो यहाँ हम देखते हैं कि इस स्थिति में एंजियोटेंसिन स्रावित होता है, इसमें रक्त की मात्रा बढ़ती है। रक्त की मात्रा कैसे बढ़ेगी, जब बीपी ही लो होगा तो रक्त की मात्रा बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन जो सेकंड है ए, सी और ई, ये हमारा राइट हो जाएगा। मीन्स हाइपोवोलेमिया क्या होता है, इसमें प्यास लगता है, इस स्थिति में एंजियोटेंसिन स्रावित होता है, ये एक हार्मोन होता है। और आगे देखते हैं कि इसमें रक्तचाप घट जाता है, मीन्स ये प्यास से रिलेटेड हो जाता है, ये प्यास से रिलेटेड ये है। सो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को गेस कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22। ये मापनी का क्वेश्चन आपके सामने है, ये परीक्षण टेस्टिंग का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि नियो PIR में अनुक्रिया शैली मापनी नहीं होती, और लॉजिक दिया गया है कि नियो PIR को विकसित करने वालों ने तर्क दिया है कि सामाजिक वांछनीयता के समायोजन से वैधता घट जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नियो PIR है वो क्या है, सोशल हमारे जो ट्रेट्स होते हैं उसको मापने का एक ये टेस्टिंग है, उसको मापने का ये एक स्केल है। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में दिया गया है जो स्टेटमेंट है कि अनुक्रिया शैली को नहीं मापता है, और इसके लिए क्या लॉजिक दिया गया है कि जिन्होंने विकसित किया है उन्होंने बताया है कि सामाजिक वांछनीयता के समायोजन से वैधता घट जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों ही सही है। नियो PIR में अनुक्रिया शैली मापनी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर सामाजिक वांछनीयता को वहाँ पे उसको वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और AR की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्र समूह अभिकल्प में निम्नलिखित में से किन कारणों से चयनित प्रतिभागी हानि होती है। यहाँ पे भी प्रॉपर ऑप्शन के साथ 4 ऑप्शन और दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा राइट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और बी, सभी स्थितियों में प्रतिभागी भिन्न भिन्न कारणों से निकल जाते हैं और प्रतिभागी के अभिलक्षण प्रतिभागी के निकल जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे यह है कि स्वतंत्र समूह विकल्प जो डिज़ाइनिंग करी जाती है उसमें चयनित प्रतिभागी हानि होती है, मीन्स जो चयनित जो सेलेक्टेड जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो क्यों निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि
वो अलग अलग रीज़न से भी, वो पार्टिसिपेंट्स अलग अलग रीज़न से भी निकल सकते हैं और स्वयं उनका जो बिहेवियर होता है उसके लिए भी वो उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे हम देखते हैं, लेजारस के अनुसार उद्दीपक और इसके प्रति भावनात्मक अनुक्रिया के अंतर्वर्ती क्या हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लेजारस ने जो थ्योरी दी थी, लेजारस ने कॉग्निशन की थ्योरी दी थी, और कॉग्निशन मीन्स यहाँ पे उन्होंने सेंसेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से हमें संवेदनाएं होती हैं। इसकी थ्योरी लेजारस ने दी थी और इनकी थ्योरी जो थी वो संज्ञानात्मक मूल्यांकन से रिलेटेड थ्योरी थी, इसलिए यहाँ पे इनका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जब कोई मनोवैज्ञानिक जानबूझकर अपने शोध परिणामों को गलत दर्शाता है तो निम्न में से किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। मीन्स अगर कोई रिसर्चर है और उसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसको वो जानबूझ के अगर गलत करता है तो इससे किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। मीन्स यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, मैं अपनी थ्योरी में कंटिन्यू करूँगी कि रिसर्च के भी कुछ एथिक्स होते हैं जिसको कि पालन करना, जिसको कि मानना, जिसको फॉलो करना हर रिसर्चर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पे अगर कोई रिसर्चर जो है वो जानबूझकर अपने रिसर्च रिज़ल्ट को गलत बताता है तो वो क्या कहा जाएगा, वो सत्यनिष्ठा का उल्लंघन कहा जाएगा। मीन्स लाभग्रहिता भी नहीं होगा, निष्ठा और उत्तरदायित्व भी नहीं होगा, क्योंकि जानबूझकर वो गलत कर रहा है। मीन्स वो सत्यनिष्ठा का उल्लंघन यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्पर्श प्रत्यक्षण में निम्न में से कौन से निहित होते हैं। आगे जब हम परसेप्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो यहाँ हम देखते हैं कि स्पर्श प्रत्यक्षण में कौन कौन सा निहित होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आकृति, आकार, आयतन या मात्रा या फिर सारूप्यता। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए, बी और डी यहाँ पे राइट होगा। मीन्स आकृति, आकार और सारूप्यता। जब हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो हम किस तरह से परसेप्शन करते हैं, इन 3 चीज़ों के आधार पर। एक तो आकृति हो गया, फिगर हो गया, आकार हो गया, इसके बाद में सारूप्यता के आधार पर हम उसको परसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तर्क के मनोतर्क सिद्धांत के भाग हैं। आगे जब हम लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, आगे ये यूनिट्स, आगे के यूनिट्स में आपके दिए गए हैं, उसको वहाँ पे हम डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमारा कोडिंग क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। तो जो मनोतर्क सिद्धांत है उसका जो भाग होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मीन्स हस्तक्षेप, योजनाओं का विन्यास और तर्क कार्यक्रम और व्यवहारिक सिद्धांतों का विन्यास, ये 3 हमारे राइट ऑप्शन होंगे। इसको आप अलग से कॉपी पे आप नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपके आगे के लिए शॉर्ट नोट्स आपके रेडी होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कोलेस्ट्रॉल का निर्धारण निम्नलिखित में से किस मान को जोड़ने पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला को हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा HDL + LDL + ट्राइग्लिसराइड का 20%। यहाँ पे इसके थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको यहाँ पे मापा जाता है और उसको निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए और यहाँ पे ये स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑब्टेन्ड T12 will follow theoretical T distribution if underlying assumptions are fulfilled। यहाँ पे रीज़न दिया गया है, the application of T test makes an assumptions of heterogeneity of variance in light of the above statements। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, या तो एक दूसरे की ये सही व्याख्या नहीं करते होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए दिया गया है, जो स्टेटमेंट है वो सही है, बट लॉजिक जो है वो बिल्कुल ही गलत है। आगे हम देखते हैं, हु बिलीव्ड that meaning in life can be uncovered by creative, experiential and attitudinal values।
यहाँ पे किसने इन चीज़ों के बारे में बतलाया है अपनी थ्योरी में। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा विक्टर फ्रैंकल, ये हमारा राइट आंसर होगा। विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी आई थिंक मैंने दी हुई है यूनिट 1 में, आप वहाँ पे भी वीडियोस को देख सकते हैं, साथ ही साथ में गूगल करके अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा आप एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डोर इन द फेस टेक्निक अनुपालन की किस तकनीक पर आधारित है। इस तरह के आगे और भी कुछ टर्म्स आएंगे, डोर इन द फेस, फुट इन द डोर, इस तरह के काफ़ी सारे टर्म्स आएंगे जिसको हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। सो यहाँ पे ये जो डोर इन द फेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पारस्परिकता पर आधारित युक्ति होती है। डोर इन द फेस मीन्स अगर दो पर्सन है, अगर उन दोनों को एक दूसरे से काम होगा तो हमेशा वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक साथ वो जाएंगे, मीन्स एक दूसरे की बात को मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एक दूसरे की बात मानने से उन्हें आपस में फ़ायदा है। सो डोर इन द फेस टेक्निक जो है वो ऑप्शन ए के लिए ये प्रॉपर बैठता है। सो राइट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, The psychological stage of intimacy versus isolation is preceded and succeed by which of the following, मीन्स किसके पहले और किसके बाद में ये आता है। ये आपकी थ्योरी इरिक इरिक्सन की थ्योरी है, इरिक इरिक्सन की पर्सनालिटी की थ्योरी है। इस थ्योरी को भी आप बिल्कुल मस्ट आप पढ़ें, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आते ही आते हैं, और क्वेश्चन भी आपके इसी तरह के होते हैं। ये प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन से उसके सक्सेस होने के बाद में क्या चीज़ आती है। तो यहाँ हम देखते हैं आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न, ये इंडस्ट्री वर्सेस डिफ्यूज़न, इंडस्ट्री वर्सेस डिफ्यूज़न, ये वाला जो ऑप्शन आता है किसके, इसके पहले और इसके बाद में क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ए एंड बी ओनली, मीन्स जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न, ये इसके पहले और इसके बाद में ये वाला जो स्टेज होता है वो आता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डू यू कॉल द न्यूरोलॉजिकल प्रोसीड्यूर इन्वॉल्विंग द इम्प्लांटेशन ऑफ अ मेडिकल डिवाइस under the skin in the chest that sends electrical impulses to electrodes surgically placed in the specific location in the brain। ये जो प्रोसेस होता है, ये इसको क्या कहा जाता है, ये जो प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का, ये मेडिकल वे में इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम देखते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इसको कहा जाता है, डीबीएस आपको ध्यान में रखना है। डीबीएस का फुल फॉर्म होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आपको TMS, यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मे बी ये हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको ECT या फिर VNS से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आप कहीं भी देखें तो तुरंत उसको आप डायरी में नोट करें और इससे रिलेटेड इसका फुल फॉर्म आप लिख लें, ये क्या होता है, ये क्या टर्म है, इसको भी आप बिल्कुल नोट करते चलें साथ साथ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे ये मिक्स है, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में है, कुछ क्वेश्चंस हिंदी में है। सो आई थिंक फुली इंग्लिश के हिंदी के क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं होंगे। सो अभी हमारे पास ये एज इट इज़ ऐसा ही अवेलेबल है, इसलिए हमें ऐसा ही यहाँ पे इसको प्रेजेंट करना हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 34 को हम देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स proposes that there are 3 major functional units of the brain focusing on sustaining attention, receiving and storing information and planning and self monitoring। मीन्स ये एक थ्योरी दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी थ्योरी के द्वारा ये तीनों स्टेजेस प्रॉपर डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पास मॉडल, जो अटेंशन का जो है वो पास मॉडल, अटेंशन नहीं, इंटेलिजेंस का पास मॉडल यहाँ पे
ये होगा, क्योंकि यहाँ पे यही सारे स्टेप्स वहाँ पे दिए गए हैं। पास मॉडल हम देखेंगे, फोकसिंग ऑन सस्टेनिंग अटेंशन, रिसीविंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। ये पास मॉडल, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने संस्कृति विशिष्ट प्रचलनों का विकास के साथ संबंध के परीक्षण पर बल दिया है? मीन्स यहाँ पे है कल्चरल डेवलपमेंट पर के बारे में किसने बताया है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाइगॉत्स्की की थ्योरी मैंने कराई हुई है। इनकी थ्योरी है कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बतलाया हुआ है कि बच्चा किस तरह से डेवलप करता है, तो इन्होंने कल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया हुआ है। तो आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को बिल्कुल राइट किया होगा। ये बिल्कुल मैंने अपनी वीडियो में प्रॉपर वाइगॉत्स्की की थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाइगॉत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे भी ये मैच करने का क्वेश्चन है और यहाँ पे हम देखते हैं, यह सिद्धांत कि व्यक्ति की आत्मसंकल्पना आंशिक रूप से समूह की सदस्यता से व्युत्पन्न होती है। एनटीए के द्वारा इस क्वेश्चन को गलत बताया गया है कि क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कोई किसी भी ऑप्शन में राइट आंसर नहीं दिया गया है। एनटीए ने इस क्वेश्चन को कट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपके सामने है उसमें राइट आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज द पेयरिंग्स of QS and CS in classical conditioning in terms of onset of QS in relation to CS starting from the earliest। मीन्स यहाँ पे ये पेवलो की थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, क्लासिकल कंडीशनिंग से, लर्निंग की थ्योरी से क्वेश्चन है। आपको ध्यान में रखना है कि सिलेबस का कुछ ऐसा पार्ट होता है जिससे कि क्वेश्चंस बार बार आते हैं, रिपीट भी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। उसमें से लर्निंग ऐसा चैप्टर है और ख़ास करके पेवलो और स्किनर की थ्योरी जहाँ से कि हर एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैकवर्ड, स्टिमुलेनियस, डिलेड एंड ट्रेस। ये मीन्स ABCD, ये प्रॉपर अरेंज ये किया हुआ है, ABCD इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिभागी के अभिप्राय के बिना किसी उद्दीपक की ओर स्वतः खींच जाने वाला अवधान क्या कहलाता है? मीन्स जिस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं, फिर भी उस चीज़ पर, उस स्टिमुलस पर हमारा ध्यान खुद ही चला जाता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बहिर्जात अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्न में से कहाँ से स्रावित होता है या निकलता है? सो आगे हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम प्रॉपर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हार्मोन्स के बारे में भी हम प्रॉपर पढ़ेंगे। इस वाले एग्ज़ाम में 2020 के एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी हाई है। पहले के एग्ज़ाम्स में हमने देखा था, अगर पहले के पेपर्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले भी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से क्वेश्चंस आते रहे हैं लेकिन इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते थे। लेकिन 2020 में हम देखते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के भी क्वेश्चंस आपके हाई लेवल के आ रहे हैं। सो इसको भी आपको प्रॉपर पढ़ना है, इसमें से एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है और इसको बिल्कुल साइंस के स्टूडेंट्स की तरह, प्रॉपर अच्छे बच्चे की तरह ध्यान देकर आपको इस यूनिट को भी कवर करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है वो पश्चप्यूसिका मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ के पार्ट से ये वाला हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा तंत्रिका पारेषक सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी में सहायक होता है? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्लूटामेट है वो इसमें काफ़ी हेल्प करता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर एन इंटेलिजेंस टेस्ट इन एन एजुकेशनल सेटिंग
विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़िकल्टी वैल्यू शोज़ मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, ये इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशंस कितना तक हो सकता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है मैक्सिमम जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो 0.5 लेवल तक हो सकता है। आगे हम देखते हैं, विपत्ति में किसी व्यक्ति की सहायता के लिए समाज अभिमुख व्यवहार के निर्णयन परिप्रेक्ष्य का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। क्वेश्चन काफ़ी प्रॉपर शुद्ध हिंदी के क्वेश्चंस हैं, सो इसको आपको ध्यान से समझना है कि किसी भी विपत्ति में किसी व्यक्ति की सहायता के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसका हेल्प करता है तो उसको हम तो वो जो हेल्प करेगा उसको किस वे में हम अरेंज करेंगे, मीन्स वो कौन कौन से स्टेप्स लेगा उसकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेना, लागत और लाभ का मूल्यांकन करना, प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता, यह निर्णय करना कि सहायता कैसे की जाए, इसको हमें सही से अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखकर ही पता लग रहा है कि सबसे पहले व्यक्ति देखेगा, जो व्यक्ति हेल्पर होगा और जो व्यक्ति प्रॉब्लम में होगा उसको देखकर जो व्यक्ति हेल्प करने की सोचेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि उस व्यक्ति को आवश्यकता है, नीड है हेल्प की, उसको ये फील होगा, उसको ये परसेप्शन होगा कि आवश्यकता की नीड है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेना। अगर व्यक्ति उसकी सहायता करना चाहेगा तो वो स्वयं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी है, मीन्स मुझे ही करनी है, कोई थर्ड पर्सन आके हेल्प नहीं कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, लागत और लाभ का मूल्यांकन करना। यहाँ पे फिर वो व्यक्ति ये सोचेगा कि हम उसकी हेल्प करेंगे तो मुझे इससे क्या प्रॉफिट होगा। सो समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी, उस व्यक्ति के द्वारा उसको थैंक्स कहा जाएगा, उसको अपने आप में सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होगा, मीन्स ये भी एक तरह से प्रॉफिट ही है, ये भी एक तरह से लाभ ही होता है, बेनिफिट ही होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति देखेगा कि हमें कितना मेहनत करना होगा और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, तो ये मूल्यांकन करेगा। उसके बाद में व्यक्ति क्या करेगा कि अब वो डिसाइड करेगा कि कैसे निर्णय लेगा कि कैसे अब हेल्प करना है। तो ये 4 स्टेप होते हैं, इस स्टेप के द्वारा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हेल्प करता है। ये जब सोशल साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि नहीं होंगी, जिसको कि हम वहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, यूनिटी थीमा के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। मीन्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा राइट है। यह दाब से जुड़ी अंतर संबंधित आवश्यकताओं का समुच्चय है, यह दाब से जुड़ी परस्पर विरोधी आवश्यकताओं का समुच्चय है, यह व्यापक तौर पर अचेतन बल के रूप में कार्य करता है, और यह व्यापक तौर पर चेतन बल के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए प्रॉपर ये दोनों जो पॉइंट हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के अपोजिट के पॉइंट दिए गए हैं, या तो सी राइट होगा या तो डी राइट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, बी और सी। कि जो यूनिटी थीमा होता है, थीमा के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कार्ल यूंग की थ्योरी के दौरान, कि यह दाब से जुड़ी अंतर संबंधित आवश्यकताओं का समुच्चय है, और यह परस्पर विरोधी आवश्यकताओं की भी समुच्चय है, और यह व्यापक तौर पर अचेतन बल के रूप में कार्य करता है। तो ये आप मेरी वीडियो में कार्ल यूंग की थ्योरी में जाकर आप इसको देख सकते हैं, साथ ही साथ में गूगल सर्च करके आप अपनी भी नॉलेज को आप एक्सपेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, एक सख्त पिता अपने पुत्र के उत्सुकता अभिप्रेरण को हमेशा अवरुद्ध करता है और पुत्र अपने वरिष्ठों के प्रति सामान्य बैर विकसित कर लेता है। इस संबंध में क्या सही है। मीन्स यहाँ पे क्या है कि एक फादर है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और वो अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर बेटा कुछ नया सीखना चाहता है, अगर वो कुछ पूछना चाहता है, तो उसके जो फादर हैं वो हमेशा उसको रोकते हैं, उसको हमेशा अवरुद्ध करते हैं। तो धीरे धीरे टाइम के साथ में जो उनका बेटा है, जो सन है, वो क्या करता है, सभी बड़ों के लिए एक नेगेटिव अवधारणा, एक नेगेटिव थॉट को डेवलप कर लेता है। इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, ये कौन सा इस चीज़ को क्या कहा जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा
यह एक अनुबंधित वैर है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशनिंग हो जा रही है, सभी बड़ों के प्रति यहाँ पे कंडीशनिंग है। ये पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड ये थ्योरी है। जैसे हमने कुत्ते वाली हमने एक्सपेरिमेंट को देखा हुआ है कि घंटी बजने से जब फूड मिलता है, उसके बाद जब घंटी जब भी बजाई जाती है तो जो डॉग होता है उसके मुंह में स्लाइवा आता है, मीन्स एक तरह से वहाँ पे कंडीशनिंग हो जाती है। और सेम यही चीज़ यहाँ पे होता है, क्योंकि बच्चे ने शुरू से देखा हुआ है अपने फादर को कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं, उसको कोई भी चीज़ करने से रोकते हैं, टोकते हैं, ज़्यादातर रोकते टोकते हैं, तो वो बच्चा मान लेता है कि सभी बड़े जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो ये यहाँ पे ये कंडीशनिंग हो जाता है, तो यह अनुबंधित वैर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लासिकी परीक्षण सिद्धांत के अनुसार कुल प्रसरण सत्य प्रसरण एवं त्रुटि प्रसरण के योग के बराबर होता है। और आगे देखते हैं कि त्रुटि प्रसरण और वास्तविक प्रसरण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं कि जो त्रुटि प्रसरण होता है और जो वास्तविक प्रसरण होता है, वेरिएंस होता है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र ही होता है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है उसके लिए ये लॉजिक बिल्कुल ही सही बैठता है। तो आगे हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे भी ये मैच करने का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, और लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड सोर्सेज ऑफ एरर वेरिएंस। सो आगे हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे रिलायबिलिटी के टाइप्स के बारे में। सो यहाँ हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स की रिलायबिलिटी को बताया गया है और उसको यहाँ पे मैच कराना है सोर्सेज ऑफ एरर वेरिएंस से। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ऑल्टरनेट फॉर्म, कोएफिशिएंट अल्फा एंड कोहेंस कॉपा। सो इसको हम देखते हैं, इसका जो राइट मैच होगा वो क्या होगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये जो राइट मैच होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए का हो जाएगा थर्ड। टेस्ट रीटेस्ट का सही आंसर क्या होगा, टाइम सैम्पलिंग, क्योंकि टेस्ट रीटेस्ट में क्या किया जाता है कि एक बार टेस्ट को कर लिया जाता है उसी व्यक्ति पे, उसके बाद 14 डेज़ एटलीस्ट 14 डेज़ का गैप दे करके या 1 महीने 2 महीने का गैप दे करके उसी सेम टेस्ट को सेम सिचुएशन में सेम व्यक्ति पर किया जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि वो टेस्ट या फिर वो एक्सपेरिमेंट कितना ज़्यादा रिलायबल हुआ। सो इसलिए जो टेस्ट रीटेस्ट होता है वो टाइम सैम्पलिंग पर बेस्ड होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो बी है ऑल्टरनेट फॉर्म, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लिस्ट बी का फोर्थ ऑप्शन, कंटेंट सैम्पलिंग एंड टाइम सैम्पलिंग। यहाँ पे ऑल्टरनेट फॉर्म में ये दोनों काम करेंगे, कंटेंट सैम्पलिंग के साथ साथ टाइम सैम्पलिंग भी। इसके बाद कोएफिशिएंट अल्फा जो है वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंटेंट हिट्रोजेनिटी। और जो लास्ट ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटर स्कोरर डिफरेंसेस। ये यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। जैनसन पुट फॉरवर्ड द regression argument to account for which of the following। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू अंडरस्टैंड ग्रुप डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। और यहाँ पे भी मैच कराने का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिस्ट ए में थ्योरी को डिफाइन किया गया है और लिस्ट बी में पूछा गया है कि ये थ्योरी किन की है। यहाँ पे थ्योरी को देने वाले यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आनंद व्यक्तिगत भाव प्रवणता के अनुभवों में निश्रित होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कथन है या फिर ये जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है, वाटरमैन के द्वारा दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि आनंद आत्मानुभूति है, अर्थात भीतरी संभावनाओं की अभिव्यक्ति और उसकी पूर्ति। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये जो थ्योरी है वो अरस्तु के द्वारा दी गई है। आगे हम देखते हैं कि आनंद व्यक्ति के अपने जीवन की गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करता है। ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो ये डाइनर के द्वारा दी गई है।
और लास्ट है कि आनंद 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति से निश्चित होता है, स्वायत्तता, कार्यकुशलता एंड संबद्धता। ये जो थ्योरी है वो टायन एंड डेसी के द्वारा दी गई है। अब आपका यहाँ पे क्या वर्क हो जाता है या होमवर्क हो जाता है कि आपको ये जो चारों यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आप देख रहे हैं, ये जो चारों साइंटिस्ट आप देख रहे हैं, इनके बारे में आपको गूगल सर्च करना है और इनकी थ्योरी को प्रॉपर, आपको थ्योरी का जो मेन पॉइंट है उसको आपको अलग से नोट करते जाना है। इसी तरह से आपके अगले एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी होगी। हो सकता है आगे वाटरमैन पर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाए। यहाँ तो ये बिल्कुल ये साइड क्वेश्चन है, बट हो सके वाटरमैन या फिर डाइनर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ भी हम देखते हैं कि मैच कराने का क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। सो यहाँ पे बेंडूरा की थ्योरी दी गई है, परफॉर्मेंस अकॉम्प्लिशमेंट दिया गया है, विकेरियस एक्सपीरियंसेस दिया गया है, वर्बल परसुएशन दिया गया है और इमोशनल अराउजल दिया गया है। इसको प्रॉपर मैच कराना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ए का हो जाएगा। ए का जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मीन्स सोर्सेज ऑफ पर्सनल परफॉर्मेंस अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सजेशन सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वकेरियस एक्सपीरियंसेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइफ मॉडल, सिंबॉलिक मॉडलिंग। नेक्स्ट है वर्बल परसुएशन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया, जो ए दिया हुआ है परफॉर्मेंस अकॉम्प्लिशमेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पार्टिसिपेंट मॉडलिंग परफॉर्मेंस एक्सपोजर। और जो सेकंड है बी है वकेरियस एक्सपीरियंसेस, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए लाइफ मॉडल्स एंड सिंबॉलिक मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर सी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और इमोशनल अराउजल का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एट्रीब्यूशन, रिलैक्सेशन, बायोफीडबैक, सिंबॉलिक डिसेंसिटाइजेशन। तो ये आपका सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सो ये आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कार्यकारी प्रकारों में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है। सो यहाँ पे इसमें से हमें चूज़ करना है कि चारों ऑप्शन में से क्या क्या राइट होगा। तो यहाँ हम देखते हैं नियोजन, अवधान, मनोदशा विस्थापन, ज्ञापनीय स्मृति। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी। जो कार्यकारी प्रकार हैं वहाँ पे हमारा प्लानिंग, हमारा अवधान और मनोदशा विस्थापन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, और क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 50 क्वेश्चंस को हमने देखा है, बाकी के 50 क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। सो वैसे तो मेरी कोशिश थी कि आज की ही एक ही वीडियो में मैं सारे 100 क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर लूँ, लेकिन आई थिंक मुझे यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सो ये क्वेश्चंस 2020 क्वेश्चंस का ये पार्ट 1 है और आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 को भी हम जल्दी ही, मैं पार्ट 2 की भी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगी। आज के लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो ये जा रही है। सो आज की वीडियो में मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखा हुआ है और जो आंसर्स मैंने दिया हुआ है वो एनटीए के अकॉर्डिंग ही आंसर दिए गए हैं। तो आप इसको प्रॉपर आप ट्रस्ट के साथ आप इसको पढ़ें। और साथ ही साथ में बीच बीच में मैंने जिस तरह से आपको बतलाया हुआ है कि अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो कैसे आप चूज़ करोगे या फिर आप किस तरह से आपको तैयारी करनी है, सो उन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। आई होप आपको उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 को लेकर मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।